नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन की। इससे पहले वेग तथा चाल को अपन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, जिससे आपको त्वरण आसानी से समझ में आ जाएगा। तो त्वरण में अपन देखते हैं औसत त्वरण। औसत क्या होता है? अपन कह सकते हैं औसत शब्द से अपन कह सकते हैं किसी समय अंतराल में बात होगी। परिभाषा देखें औसत त्वरण की तो कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन और वेग परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को ही औसत त्वरण कहते हैं। यानी औसत त्वरण बराबर क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। वेग में परिवर्तन किस तरीके से दर्शा सकते हैं? डेल्टा वी वेक्टर बटा में डेल्टा टी, और डेल्टा वी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बटा में t2 माइनस t1। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर बटा t फाइनल माइनस t इनिशियल, या फिर डेल्टा v वेक्टर बटा डेल्टा t। ये समझ में आ गया? ये हुआ आपका औसत त्वरण का सूत्र। देखिए यहाँ से अपना मान आ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट अपन और देखें कि औसत त्वरण की जो दिशा है वो किसके अनुदिश होगी। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि औसत त्वरण बराबर में डेल्टा v वेक्टर। तो औसत त्वरण की दिशा वेग सदिश में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होगी। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। वो क्या कह देते हैं कि औसत त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होगी। ऐसा नहीं है। औसत त्वरण की दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश है, क्योंकि उसका जो फॉर्मूला है वो ए वेक्टर बराबर में डेल्टा वी वेक्टर बटा डेल्टा टी है। ये समझ में आ गया? तो इस तरीके से औसत त्वरण के बारे में अपन ने अच्छे से देख लिया। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं ताक्षणिक त्वरण को। ताक्षणिक का मतलब क्या होता है? किसी क्षण पे, तो उसको ताक्षणिक त्वरण बोल दो चाहे फिर त्वरण बोल दो, एक ही बात है। ये बात आपको समझ में आई? ताक्षणिक त्वरण या त्वरण की परिभाषा क्या होगी? तो अपन कह सकते हैं कि वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वस्तु का त्वरण कहलाती है। फॉर्मूले से समझेंगे, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ कि ये वाला सूत्र था ना, डेल्टा वी वेक्टर बटा डेल्टा टी, ये आपका क्या था? औसत त्वरण था। और औसत त्वरण में ये समय अंतराल ज़्यादा होता है, लेकिन अपन कह रहे हैं कि समय अंतराल बिल्कुल ही कम लेना है, यानी क्षण की बात करनी है। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि लिमिट डेल्टा टी जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है, यानी डेल्टा टी बहुत ही कम हो गया है। तो जो डेल्टा है ना वो डी में बदल जाएंगे। तो डी वी बाई डी टी, इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर बोल सकते हैं, या फिर वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो अपना एक फॉर्मूला आया कि ताक्षणिक त्वरण ए वेक्टर बराबर में डी वी बटा डी टी। ये बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी कि ए वेक्टर बराबर में डी वी बाई डी टी, इसको याद रखिए। ठीक है, अपन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ताक्षणिक त्वरण होगा। समझ में आ गई चीज़ें आसानी से? अब देखो ये हुआ ताक्षणिक त्वरण। अंतर देखें, औसत किसी समय अंतराल में परिभाषित होगा और ताक्षणिक जो होगा वो किसी समय यानी किसी क्षण पर होगा। समझ में आ रहा है? देखिए त्वरण के सूत्र अपन दूसरे रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे? अपन कह सकते हैं जो वेग पढ़ा अपन ने, v वेक्टर बराबर में क्या पढ़ा? dx बटा dt। dx बटा dt, यदि मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाता तो वेक्टर हटा दूँ मैं, तो अपन कह सकते हैं एक v में गति में हो जाएगा। तो अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, किसको हटाते हैं? इसको। तो इसको अपन एक बार यहाँ से हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हटा देते हैं। चलिए इसको अपन हटाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा? v। तो v बराबर dx बटा dt, v बराबर dx बटा dt। अब देखो अपन कह सकते हैं, अभी अपन ने देखा त्वरण क्या है, a बराबर में d बटा dt, और यहाँ पे v की जगह क्या लिख सकते हैं? v की जगह लिख सकते हैं dx बटा dt। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ? dx बटा dt लिख सकते हैं। क्या इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2x बटा dt स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए त्वरण पता करने के लिए वेग का एक बार अवकलन कर दो तो भी आपको त्वरण मिल जाएगा, या फिर x का जो फलन हो t के रूप में, तो x के फलन का 2 बार अवकलन करेंगे ना, तब आपको त्वरण मिलेगा। तो बातें समझ में आई? यदि आपको x दिया है, x से आपको त्वरण निकालना है, तो पहले एक बार अवकलन करने से वेग प्राप्त होगा, फिर एक बार और अवकलन करेंगे तो आपको त्वरण प्राप्त होगा। सीधा संबंध लिखना हो तो आप कह सकते हैं d2x बटा dt स्क्वायर, यानी x का 2 बार अवकलन। तो ये भी फॉर्मूला इसका होता है। समझ में आई बातें? तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? लिखा है कि त्वरण एक सदिश राशि है। सही बात है, त्वरण एक सदिश राशि है और औसत त्वरण की दिशा डेल्टा वी वेक्टर के अनुदिश भी होती है, और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है? यदि कोई कण परिवर्ती वेग से गतिशील है, अपन क्या कह रहे हैं?
ए बराबर में डी बटा डी टी, ए बराबर में डी बटा डी टी। तो यहाँ पे वेग बदल रहा है तो अपन कह सकते हैं उसका त्वरण आवश्यक रूप से अशून्य होगा। देखिए त्वरण आता कब है? त्वरण तब आता है जब वेग में बदलाव होंगे, और कोई भी कण है उसमें वेग में बदलाव आ रहे हैं तो त्वरण आवश्यक रूप से होगा, यानी अपन कह सकते हैं त्वरण शून्य नहीं होगा। तो यही तो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि कण एक समान चाल से बिना दिशा परिवर्तित किए गति करे तो त्वरण शून्य होता है। देखिए एक समान चाल, अब देखिए ध्यान से, जो वेग होता है उस वेग के पास कितनी चीज़ें होती हैं? दो। एक उसका परिमाण होता है, और एक दिशा होती है। किसी क्षण पे आप बात करें, वेग का परिमाण चाल कहलाता है। तो इसने कहा कि चाल नियत है। कैसे? एक समान चाल। दिशा भी नियत है, तो चाल और दिशा दोनों नियत है, तो वेग कैसे हुआ? नियत। और जब वेग नियत होता है तो जब ये नियत राशि होगी, वेग जब नियत होगा तो अपन कह सकते हैं कि उसका त्वरण तो शून्य होगा। तो इसने कहा कि एक समान चाल से बिना दिशा परिवर्तन के, तो इतने लाइन से कह सकते हैं वेग नियत है तो उसका त्वरण शून्य होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि जब कण वक्रीय पथ पर एक समान चाल से गतिशील है। देखिए वक्रीय पथ पर दिशा बदलती है, दिशा बदलने से वेग बदलता है, और वेग बदलने से अपन कह सकते हैं त्वरण शून्य नहीं होता, त्वरण अशून्य होगा। बात समझ में आ रही है? चौथा पॉइंट समझ में आया अच्छे से। और चौथा पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो कह रहा है कि यदि कण नियत वेग से गतिशील है तो त्वरण आवश्यक रूप से शून्य होगा। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको एक ही बात कहूँ, सिंपल सी बात है, यदि वेग नियत है तो त्वरण शून्य होगा, यदि वेग परिवर्ती है तो त्वरण शून्य नहीं होगा। दो ही बातें हैं, वेग नियत है तो त्वरण शून्य होगा, वेग परिवर्ती है तो त्वरण शून्य नहीं होगा। दो बातें याद रखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि वेग तथा त्वरण के चिन्ह सेम है, यानी वेग और त्वरण के चिन्ह सेम है, कहने का मतलब क्या है वो अपन बाद में देखते हैं। अभी कह रहा है कि त्वरण और वेग के चिन्ह सेम है तो वेग का परिमाण बढ़ता है, लेकिन चिन्ह विपरीत हो तो वेग का परिमाण घटता है, अर्थात मंदित गति होती है। इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। अपन कह रहे हैं कोई गाड़ी है, इसकी चाल इस तरफ है और इसका त्वरण भी इस तरफ है। त्वरण एक प्रकार का बल ही उत्पन्न करेगा, यानी बल जब लगता है तब त्वरण उत्पन्न होगा। तो अपन कह सकते हैं बल की दिशा और वेग की दिशा एक ही तरफ हो, तो अपन कह रहे हैं इस वाली गाड़ी को ये बल इधर लगा के घसीट रहा है ना इसको, तो अपन कहेंगे जब V और A ऐसे हो तो इस केस में चाल बढ़ेगी। ठीक है, ये समझ में आया, चाल बढ़ेगी। और जब चाल बढ़ती है तो उसको अपन कौन सी गति बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्वरित गति। ठीक है, ये समझ में आया तुमको? ठीक है। अब देखो, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गाड़ी इधर जा रही है, किधर जा रही है? इधर, और त्वरण भी इधर है, तो अपन कह सकते हैं वेग भी इधर, त्वरण भी इधर, यानी आज ये गाड़ी इधर जाना चाहती है, इसको इधर ही खींचा जा रहा है, तो भी क्या होगी? तो अपन कहेंगे तब भी चाल तो क्या होगी? आज भी बढ़ेगी। चाल क्या होगी? चाल बढ़ेगी। और चाल बढ़ेगी तो ये भी गति कैसी होगी? त्वरित गति होगी। कैसी गति? त्वरित। अब देखो, एक गाड़ी आगे जाना चाहती है, वेग कैसे है? ऐसे। इसको कोई आदमी पीछे खींच रहा है, तो अपन कहेंगे बल पीछे लगाएगा तो त्वरण भी पीछे आएगा। तो इस केस में क्या होगी? अपन कह सकते हैं उस गाड़ी के चलने का विरोध है, तो इसमें चाल घटेगी, और चाल घटेगी तो उसको अपन कौन सी गति बोलते हैं? मंदित गति बोलते हैं। इसी तरीके से एक केस और लें, एक गाड़ी पीछे जाना चाहती है, उसको इधर की तरफ खींचा जा रहा है बल लगा के, तो इस केस में भी अपन कहेंगे चाल क्या होगी? घटेगी। चाल क्या होगी? घटेगी। और जब चाल घटेगी तो इसको भी अपन क्या कहेंगे? मंदित गति कहेंगे। अब ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए एक बार देखते हैं। कह रहा है कि वेग तथा त्वरण के चिन्ह सेम है, इन दोनों केस में चिन्ह क्या है? सेम है, तब वेग का परिमाण बढ़ता है और उसको त्वरित गति कहते हैं। बात समझ में आई? जबकि चिन्ह विपरीत हो, जैसे यहाँ पे V कैसा है? पॉजिटिव है, A कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ पे V कैसा है? नेगेटिव है, A कैसा है? पॉजिटिव है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। चिन्ह विपरीत है तो वेग का परिमाण घटता है, अर्थात गति मंदित होती है। इसी तरीके से यदि कण की चाल घटती है तो इसे मंदित गति कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या याद रखना है? यदि वेग तथा त्वरण समान चिन्ह के हैं तो चाल बढ़ेगी, और चाल बढ़ेगी तो उसको त्वरित गति कहेंगे। यदि वेग तथा त्वरण विपरीत चिन्ह के हैं तो चाल घटेगी तो उसको मंदित गति कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये अपन ने त्वरण के बारे में बेसिक जाना। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ और चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक विमीय गति में
एक v में गति में किसी कण के वेग तथा त्वरण क्रम से v वेक्टर और a वेक्टर है तो सत्य कथन का चुनाव करिए। पहले में कह रहा है कि a वेक्टर ऋणात्मक है तो कण की चाल घटेगी। दूसरा कह रहा है a धनात्मक है तो कण की चाल बढ़ेगी। तीसरा कह रहा है कि v वेक्टर और a वेक्टर दोनों ऋणात्मक है तो चाल बढ़ेगी। और चौथा कह रहा है v वेक्टर तथा a वेक्टर दोनों ऋणात्मक है तो चाल घटेगी। अभी अपन ने देखा कि v वेक्टर व a वेक्टर सेम चिन्ह के हों तो उस केस में चाल बढ़ेगी, ये स्टेटमेंट है। क्या कहते हैं, ए वी वेक्टर और ए वेक्टर ए की दिशा यानी सेम ही चिन्ह के हैं तो उसकी चाल बढ़ेगी। पहला कह रहा है ए नेगेटिव है लेकिन वी के बारे में तो नहीं बताया ना, तो कोई इसका निर्धारण नहीं कर सकता कि चाल बढ़ेगी या घटेगी। दूसरा कह रहा है ए धनात्मक है लेकिन वेग के बारे में कुछ नहीं बताया तो अपने को पता नहीं चलेगा। तीसरा कह रहा है कि v तथा ए दोनों ही ऋणात्मक है तो दोनों सेम दिशा में हुए तो चाल बढ़ती है, तीसरा अपना सही होगा। चौथे में क्या गड़बड़ी हुई, v तथा ए दोनों ऋणात्मक है तो कह रहा है कि चाल घटेगी नहीं बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो गया। आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन अपने से पूछ लिए जाते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था त्वरित और मंदित गति का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कह रहा है माना किसी वस्तु का वेग और त्वरण क्रम से v तथा a है तो सत्य कथन का चुनाव कीजिए। एक नंबर पढ़िए, जब v 0 हो तो a भी शून्य होना चाहिए। भाई ये थोड़ा सा कम समझ में आता है कि v 0 हो तो a शून्य होना ही चाहिए। देखिए इस कथन को अपन गलत कब कर देंगे, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु पे v बराबर कितना होता है 0, लेकिन वहाँ पे त्वरण का मान g होता है, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पे v 0 है और त्वरण शून्य नहीं है, तो इस वजह से ये कथन गलत है। तो अपन कह सकते हैं किसी क्षण पे वेग 0 हो तो वहाँ पे त्वरण 0 हो ये आवश्यक नहीं है। और ये कह रहा था v 0 है तो a शून्य होना ही चाहिए, ये गलत हो गया। a तथा v की दिशाओं में परस्पर संबंध होता है। अभी अपन कह रहे थे कि a एवरेज यानी औसत त्वरण जो होता है वो डेल्टा v वेक्टर बटा डेल्टा t है। और अपन ने यहाँ पे लिखा था कि औसत त्वरण की दिशा डेल्टा v वेक्टर की दिशा के अनुदिश होती है। तो अपन कह सकते हैं a की दिशा v की दिशा से संबंधित नहीं होती, a की दिशा डेल्टा v की दिशा से संबंधित होती है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि जब v 0 है तो a शून्यतर मतलब शून्य के अलावा ही होगा, शून्यतर अवश्य ही होगा, यानी ये कह रहा है कि a 0 के बराबर नहीं होगा। ये समझो इसको कि जब v 0 है ना तो a आवश्यक रूप से शून्य नहीं होगा। तो ऐसा देखिए जैसे कई बार होता है कि अपन कहेंगे कि v भी 0 है तो त्वरण भी 0 हो सकता है। ऐसा कोई नहीं होता कि v 0 है तो उसका त्वरण आवश्यक रूप से शून्य नहीं होगा, गलत है। लेकिन कह रहा है चौथा ऑप्शन v 0 नहीं है तो a शून्य हो सकता है। ये कब होगा, अभी अपन कह रहे थे कोई भी कण है नियत वेग से गतिशील है सरल रेखा के अनुदिश, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसका वेग कितना है, नियत है। वेग नियत है तो v 0 नहीं है, v का मान होगा कुछ ना कुछ। जब वेग नियत है तो त्वरण 0 हो सकता है, यानी वेग होने के बावजूद त्वरण हो सकता है। तो v नियत है, कुछ ना कुछ मान है, फिर भी त्वरण शून्य हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको कई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसने बताए। आजकल नीट का क्रेज भी ऐसा हो रहा है कि थ्योरेटिकल या फिर जेईई मेन की बात करूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो आप भी इसको सीखने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी थ्योरेटिकल है, तो इसको पहले आप अच्छे से पढ़ें, फिर इसका आंसर दें और फिर चेक करें कि अपन सही हैं या गलत हैं। क्वेश्चन को आजकल ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विमीय गति में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है एक विमीय गति में। एक विमीय गति में गतिशील कण के लिए सत्य कथन का चुनाव करो। तो पहला कह रहा है किसी क्षण पर चाल शून्य होने पर उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। ये पॉइंट अभी पढ़ा अपन ने कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु जब होता है वहाँ पे चाल कितनी होती है, शून्य होता है, लेकिन वहाँ पे त्वरण का मान g के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आपका सही हो गया कि किसी क्षण चाल शून्य होने पर उसका त्वरण अशून्य हो सकता है, तो हो सकता है, ये बात एकदम सही है। चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है। इसको ध्यान से देखें, वेग जो होता है, वेग के पास कितनी चीज़ें होती हैं, वेग के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका परिमाण और एक होता है दिशा। किसी क्षण पे बात करें तो किसी क्षण पर वेग का परिमाण चाल ही होता है, और जब किसी क्षण पर ये चाल ही शून्य हो गई तो वेग आवश्यक रूप से शून्य होगा।
वेग आवश्यक रूप से शून्य होगा, तो अपन कह सकते हैं ये अशून्य बोल रहा है इसलिए गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना कि चाल शून्य होने पर चाल शून्य होगी तो ये भी शून्य होगा, ये कह रहा है अशून्य है तो इसलिए गलत है। अब तीसरा देखिए, चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए। यदि आप इतना ही पढ़ते हो तो आप क्या कह सकते हो, भाई चाल स्थिर है तो दिशा बदल सकती है तो त्वरण शून्य नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, पूरा स्टेटमेंट ऐसा है, एक विमीय गति में, इसके साथ जोड़ के पढ़िए, एक विमीय गति में, एक विमीय गति ऐसे होगी, इसके अंदर चाल नियत है, चाल नियत है तो आप कह रहे हैं चाल नियत है तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, सब जगह आप कह रहे हैं कि नियत चाल से जा रहे हैं और दिशा आपकी पहले ही निर्धारित हो चुकी है। नियत चाल है तो आप कहेंगे चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे, तो आप इसी चाल से इस सरल रेखा में चलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक विमीय गति है, तो एक विमीय गति में नियत चाल से चले तो त्वरण आवश्यक रूप से ही शून्य होगा। ये सही बात है क्योंकि इसमें वेग नियत हो गया। दोनों स्टेटमेंट को या दोनों लाइनों को पढ़ें एक साथ तो अपन कह सकते हैं वेग नियत होगा, और जब वेग नियत होता है तो त्वरण आवश्यक रूप से शून्य होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो रहा है। और चौथा कह रहा है कि चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी यदि इसका त्वरण धनात्मक हो। भाई त्वरण धनात्मक हो लेकिन वेग के बारे में भी बताइए। यदि वेग और त्वरण एक ही दिशा में है तब तो बढ़ती रहेगी, लेकिन विपरीत दिशा में है, जैसे कैसे बोला, इसको अपन ऐसे गलत कर देंगे। किस तरीके से? यदि अपन कहें कि कण का वेग इधर है और त्वरण इधर है तो ये तो एक दूसरे के विपरीत लगे, तो अपन कह सकते हैं कण इधर जाना चाहते हैं, इसको पीछे खींचा जा रहा है, चाल घटेगी, तो इस वजह से चौथा गलत हो गया। तो ए और सी सही होंगे तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको अच्छे से सीखना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी। तीनों क्वेश्चन मैंने थ्योरेटिकल लिए इसलिए लिए क्योंकि ये आते रहते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी औसत त्वरण में आते हैं। कह रहा है कि एक कण 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व की ओर जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अगले 10 सेकंड में इसका वेग बदलकर 5 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर हो जाता है, तो इस समय अंतराल में औसत त्वरण क्या होगा? पहले मैं इसको फॉर्मूले से करवाता हूँ कि औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। ए एवरेज बराबर में डेल्टा वी वेक्टर बटा में डेल्टा टी। आप कह सकते हो, इसको लिख सकते हो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बटा में t2 माइनस t1। मान रखिए तो अपन कह सकते हैं औसत त्वरण बराबर में v2 वेक्टर। देखिए पहले क्या है, पहले 5 मीटर पर सेकंड से पूर्व, तो पहले तो है 5 आई कैप, और फिर 10 सेकंड के बाद यानी स्टार्टिंग से 10 सेकंड के बाद इसका वेग बदलकर 5 मीटर पर सेकंड उत्तर हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंतिम आपका 5 जे कैप, प्रारंभिक आपका 5 आई कैप, माइनस किसका है? सूत्र का, बटा में लगा समय 10 के बाद पूछा है तो 0 से स्टार्ट हुआ, 10 में खत्म हो गई कहानी। क्या इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। औसत त्वरण क्या है देखिए, इसको सॉल्व करिए, आप भाग लगाइए तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 1/2 जे कैप और माइनस 1/2 आई कैप, इस तरीके से है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आई कैप बटा 2 और प्लस जे कैप बटा 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है? आई कैप वाले को पहले लिख दो और जे कैप वाले को बाद में लिख दो। अब कह सकते हैं ऐसा सदिश रूप में उत्तर आ गया, बट ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में कैसा है? ऑप्शन में इस तरीके से है, तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं परिमाण। परिमाण देखने जाएं तो परिमाण क्या होगा? सिंपल है, ए एवरेज होगा। कैसे निकालेंगे? तो रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा आपका? 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 होगा 1/2, तो बाहर आ जाएगा 1/√2। 1/√2 अपन कह सकते हैं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दिशा निर्धारित करेगी कि आपका आंसर कौन सा होगा। तो दिशा कैसे देखें? दिशा देखो, ये वाला आपका सदिश है। इस सदिश को अपन कहें कि इसकी दिशा कैसे होगी, तो इसको प्लॉट कर लो भाई, सिंपल बात, सिंपल सी बात है ना, प्लॉट करना आता होगा। तो कितना प्लॉट करें? अपन कह सकते हैं आई माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 आई कैप, यानी आई कैप की कौन सी दिशा? माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप तो इधर होगा, वैल्यू कितना है? 1/2, और प्लस का जे कैप बटा 2, तो ये इधर हो गया 1/2, तो इसका कोण तो इधर आएगा, और अपन कह सकते हैं दोनों का मान बराबर है तो कोण आएगा 45 डिग्री। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? ये उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, तो ये तो उत्तर पश्चिम आएगा। तो उत्तर पश्चिम आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, वो करता क्या है, इसको पढ़ लेता है। जैसे यहाँ पे इसको बना लेता है ये पूर्व की ओर, और फिर इसको बना लेता है उत्तर की ओर, फिर कहता है कि दिशा तो इसमें आएगी। ऐसे नहीं आती दिशा, आपकी उससे आएगी कि आपका हुआ क्या है। इस केस में औसत त्वरण है जो कि वेग में परिवर्तन है, तो वेग में परिवर्तन के अंदर तो माइनस आ जाएगा ना, तो आप जिसको पूर्व बोल रहे हैं वो आपकी पश्चिम बन चुकी है,
तो यहाँ पे आपसे एक मिस्टेक गलती होती है जिसको आपको सुधारना चाहिए। तो आप आगे से क्या करें कि जो भी राशि पूछे उसका पहले क्या कर लें, पहले आप मान निकाल लें, फिर दिशा उसी की निकाल लें जिसकी पूछी हो। तो आपको औसत त्वरण की दिशा पूछी है तो उसको प्लॉट कर लो, उत्तर आ जाएगा। डाउट है इसमें? चलो इस डाउट को मैं आगे वाले क्वेश्चन में आपका दूर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर लो, फिर आप उत्तर मिलाना कि क्या आएगा। ये क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें दिशा नहीं पूछी, लेकिन अपन इसको दिशा के साथ ही कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 30 मीटर पर सेकंड पूर्व की ओर, तो 30 क्या हो गया, आई कैप हो गया। 10 सेकंड के बाद उत्तर की तरफ कितना हो गया, 40 जे कैप, ठीक है। ये आपका अंतिम हो गया, ये आपका प्रारंभिक हो गया। आपको क्या पूछा है, औसत त्वरण। क्या पूछा है, औसत त्वरण। फॉर्मूला क्या कहता है, डेल्टा वी वेक्टर बटा डेल्टा टी। आप कह सकते हैं v2 माइनस v1 वेक्टर बटा में t2 माइनस t1। चलो मान रखो, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि औसत त्वरण का जो मान आएगा वो क्या आएगा, देखें फाइनल क्या है 40 जे कैप, 40 जे कैप माइनस में 30 आई कैप बट्टा में समय कितना लगा 10। तो इसका भाग देंगे तो अपन कहेंगे 4 जे कैप माइनस में 3 आई कैप। क्या अपना जो उत्तर आया ए एवरेज आया इस तरीके से, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप। इसके पास दो राशियां हैं, एक इसका परिमाण है, एक इसकी दिशा है। तो सबसे पहले परिमाण देखते हैं। तो ए एवरेज का परिमाण क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं कि आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर और जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं 3 का होल स्क्वायर 9 और यहाँ पे 16, तो उत्तर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और इसमें किस्मत अच्छी थी कि 5 मीटर पर सेकेंड का केवल एक ही उत्तर है। ये चीज़ें समझ में आई। लेकिन अपने से दिशा पूछ लेता तो क्या करते, दिशा पूछते तो इसी को प्लॉट करते, क्योंकि औसत त्वरण की दिशा चाहिए तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट कैसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे बना लो, ठीक है। फिर क्या कहे, जैसे बोले वो वैसे बनाओ। तो अपन कह सकते हैं आई कैप में कितना, आई कैप में कितना 3, जे कैप में कितना 4, आई कैप में 3 और ये जे कैप में 4। अब अपन कह सकते हैं कि इस दोनों का जो परिणामी है वो तो ऐसे है, तो परिणामी ऐसे है। तो अब कहाँ से कौन पूछ रहा है, मान लो यहाँ से कौन पूछ रहा है, तो ये tan थीटा बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि tan थीटा दूर अपॉन पास। तो इसमें कह सकते हैं दूर अपॉन पास में 4/3। तो दूर ये है ना भाई, थीटा यहाँ से फाइंड कर रहे हैं ना, तो दूर 4 हुआ 4/3। तो अपन tan थीटा 4/3 कब लिखते हैं, जब 53 डिग्री होता है। तो आगे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चन का कोण या कोण पूछा गया। लेकिन अपन कह सकते हैं कि आप दोनों तरीके अच्छे से सीखें। पिछला क्वेश्चन समझ में आए, उसमें दिशा अच्छे से सीखें, इसमें भी दिशा अच्छे से सीखें। आपको औसत त्वरण का परिमाण तो अच्छे से आता है, मेरे को पूरी उम्मीद है। फिर भी आपको इसमें कोई डाउट फील होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कण है वो 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में, एक कण है 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 1 मीटर पर सेकंड चाल से गति करता है। आधा चक्कर लगाने के बाद औसत त्वरण क्या होगा। देखिए अपन सीखें तो अपन कह सकते हैं, देखिए आधा चक्कर के बाद देखिए इस तरीके से ये वाला वृत्त थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं अपन ना। तो इसको वृत्त बनाने की ज़रूरत है अपने को एक इस तरीके से, ठीक, ये वृत्त हो गया। अब देखो आधा चक्कर है तो आप कहाँ से शुरुआत कर सकते हो, आप कह सकते हो यहाँ से, ठीक है, और आप यहाँ पे पहुँच गए। तो चाल क्या है, नियत है, चाल नियत है। तो यहाँ पे कह सकते हैं चाल ऐसे हो गया और यहाँ पे ऐसे, ये हो गया वेग की दिशा। तो यहाँ पे मैं v लूँ तो यहाँ पे भी v होगा। आपको चाहिए औसत त्वरण, औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब देखिए या तो आप इसको सॉल्व कर लो कि भाई वेग में परिवर्तन क्या है, लेकिन मैं आपको सामान्य क्वेश्चन बताऊं तो वर्ताकार गति में वेग में परिवर्तन का सिंपल सा सूत्र होता है डेल्टा v 2v साइन थीटा बटा 2। वर्ताकार गति में यदि कोई कण नियत चाल से गति कर रहा है तो उसमें वेग में परिवर्तन कितना होगा, 2v साइन थीटा बटा 2। 2v साइन अपन कह सकते हैं थीटा कितना है, थीटा आपका 180 डिग्री है बटा में 2, तो उत्तर आ गया 2v। परिमाण कितना है 2v। और वैसे भी अपन कह सकते हैं, देखो इसका अपन दिशा के रूप में भी निकालते हैं तो इसको आप जे कैप मान लेना प्लस का, इसको माइनस जे कैप मान लेना, फिर आप चेंज फाइंड करेंगे तो उत्तर आएगा -2v और जे कैप, फिर भी परिमाण 2v है। लेकिन थोड़ा जल्दी करना है तो अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन कितना है 2v। लगा समय कैसे आएगा भाई, लगा समय कैसे आएगा, तो समय की बात करें तो कह सकते हैं कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी होगी, आप कह सकते हैं आधा चक्कर लगा रहे हैं तो पाई इंटू आर बटा चाल कितनी होगी v। तो उत्तर आ गया आपका पाई आर बटा v, ठीक है। कई बार इसी रूप में आंसर आ जाता है तो अपन लिख सकते हैं 2v² बटा पाई आर। मान रख दो तो मान रखें 2v कितना a का होल स्क्वायर, सही है ना, बटा
पाई और त्रिज्या भी कितनी 1, तो उत्तर आ गया आपका 2/पाई, 2/पाई। समझ गए ना? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, औसत त्वरण के आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी अपन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं औसत त्वरण का लास्ट टाइप, जिसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। पिछला क्वेश्चन समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको और पढ़ें अच्छे से। कह रहा है किसी कण का वेग v बराबर में 5 - t² है और आपको बताना है कि 3 सेकंड व 5 सेकंड के मध्य औसत त्वरण क्या होगा। फॉर्मूला वही लगेगा। कैसे? अपन कह सकते हैं a बराबर में डेल्टा v बटा डेल्टा टी। अब यहाँ पे दिशा का कोई रोल है नहीं, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि जो v1 और v2 है वो अपन निकाल लेते हैं पहले, कि भैया डेल्टा v चाहिए अपने को। तो v का जो फलन है वो आपको दिया गया है 5 - t²। ठीक है, तो आपको सबसे पहले v1 देखना चाहिए। v1 क्या आ रहा है? v1 कब आएगा? जब t बराबर 3 रखोगे। तो इसके अंदर अपन कहते हैं 5 और 3 का होल स्क्वायर, तो अपन कह सकते हैं 5 में से गए 9, तो माइनस के 4। ठीक है, v2 बताएंगे कब? t बराबर 5 पर, t बराबर 5 पे, तो ये 5 - 5 का होल स्क्वायर, 25 में से 5 गए तो माइनस के 20। माइनस अपन यहाँ पे कह सकते हैं दिशा को ही बता रहा है, तो अपन कह रहे हैं कि ये एक विमीय गति है जिसमें माइनस दिशा है, प्लस होता धनात्मक दिशा होती, माइनस है तो ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं v2 - v1 बटा t2 - t1। वेक्टर लगाने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब आ जाते हैं a पे, तो अपन यहाँ पे बात करें v2 कितना लिखें? -20, -70 का, और यहाँ पे -4 और बटा लगा समय, तो अपन कह सकते हैं 5 और ये 3, क्योंकि चालू कब हुए थे? 3 से ख़त्म हो गया 5 में। तो ये वाला देखें, अब कह सकते हैं ये देखो -20 में जोड़ दो प्लस के 4, तो -16, -16/2, तो उत्तर आ रहा है अपना -8 मीटर/सेकंड²। ये आपका आ गया औसत त्वरण। ये भी एक अच्छा प्रकार होता है जिसके अंदर आपको वेग का फलन दिया होता है। क्या दिया होता है? वेग का फलन, और आपको इस समय अंतराल के दौरान औसत त्वरण पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना होता, फॉर्मूला लगाइए, a वेक्टर बराबर में डेल्टा v बाई डेल्टा टी। यदि एक विमीय गति है तो उसके केस में अपन कह सकते हैं एक ही दिशा चल रहा है और उस दिशा में अपन सरल रेखा मान लेते हैं। सरल रेखा के अंदर इधर वाली दिशा को धनात्मक मानते हैं तो इस वाली दिशा को ऋणात्मक मानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको औसत त्वरण से संबंधित क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसको अपन हल करने की कोशिश अच्छे से कर लें।